हेलो बच्चों, आपकी थर्ड क्लास है आज कम्युनिकेशन की। इससे पहले आपकी 2 क्लास आपको मिल चुकी हैं। थर्ड क्लास में आपका जो स्टार्ट होता है वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। ऑलरेडी ये आपका हो चुका है, जिसमें कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने कराए हैं। सेंडर जो टेक्स्ट भेजने वाला है बेटा, उसको हमने यहाँ पे बताया है। मैसेज क्या टेक्स्ट है, सब्जेक्ट मैटर भी जिसे हम बोलते हैं। मीडियम क्या रहने वाला है, जैसे आपका एक क्वेश्चन यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड से बनता है बेटा कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग में क्या अंतर है। तो आप देखोगे ऑफलाइन में आपको सिर्फ सब्जेक्ट मैटर का कंटेंट ही डिलीवर होता है, जबकि ऑफलाइन में जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट भी यहाँ आपका थोड़ा कंप्लीट होता है। टीचर अपने जो मोरल वैल्यूज हैं उनको ट्रांसफर करने में किसी हद तक सक्सेस होता है, जबकि ऑनलाइन में आपको सिर्फ कंटेंटेड टेक्स्ट पर ही फोकस किया जाता है। ठीक है बेटा। रिसीवर, इसमें क्लासरूम टीचिंग में सेंडर टीचर और रिसीवर आपका स्टूडेंट होता है। और नेक्स्ट है इसमें बेटा रिएक्शन। तो ये आपके एलिमेंट्स के तौर पे है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रक्रिया की बात हुई है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एसेंशियल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो पॉइंट है ये हर एक यूनिट के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है बेटा। जैसे कि रिसर्च में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, कम्युनिकेशन में, ये क्वेश्चन आपका आता है बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस इसलिए डाल रहा हूँ बेटा, इस प्रोसेस की जगह टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सब आप डाल सकते हो। और बेटा यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। संचार की प्रक्रिया के आवश्यक चरण क्या हैं बेटा? चरण जरूर ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6। इसे हम एक वर्ड दे देंगे, क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्या है? सिस्टेमैटिक है। ऐसा नहीं है कि बेटा आप पहले इसे कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद यहाँ जाओ, फिर इसे कंप्लीट कर लो। ये पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये आपकी स्टेप बाय स्टेप है। और यहाँ से जो क्वेश्चन की नेचर बनती है नेट जेआरएफ में, वो सही सीक्वेंस में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। और अगर आप देखोगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है नेट एग्जाम में। विचार या समस्या का स्पष्टीकरण, क्लियरिफाइंग द आइडियाज, समस्या के निवारण हेतु हिस्सा देना, निर्णयों का संचार, निर्णय के अनुसार व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, और संचार की प्रभावशीलता का मापन। ये आपका क्या है? कम्युनिकेशन के स्टेप्स हैं। और इसी चरण में आपको चलना है जो बेटा यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका नेट की परीक्षा में बन सकता है। लेंदी क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बना रहे हैं, पेपर का पैटर्न इसी तरीके का है। विचार या समस्या का स्पष्टीकरण, जब आप बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च में जाओगे, समस्या क्या है, समस्या की पहचान करते हैं वहाँ पे। समस्या के निवारण हेतु हिस्सा देना, गेटिंग पार्टिसिपेटर इन डेवलपिंग ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। निर्णय के संचार, अपने अपने निर्णय यहाँ प्रेषित किए जाते हैं। फिर निर्णय के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और संचार की प्रभावशीलता का मापन, जो हमारा कम्युनिकेशन का मोटिव होता है वो संचार को प्रभावी बनाना है, यानी कि सामने वाले की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, जो हम लेकर के आना चाह रहे हैं, वही कम्युनिकेशन का इफेक्ट है। उसको जांचने के लिए आप देखोगे जो पूर्ववर्ती स्थिति है उसे जो बाद की स्थिति है, दोनों में कंपैरिजन करना है। अगर इनमें हमने डिजायरेबल चेंज लाने में हम सक्सेस रहे तो हमारा संचार जो है वो प्रभावी होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर क्या होती है बेटा? बाधा। अब यहाँ पे है आपका जो कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, आप जो संचार करने जा रहे हो, वो कैसा होना चाहिए? प्रभावी। वो प्रभावी कब होगा? जब उसमें कोई बैरियर नहीं होगा। अब बैरियर क्या क्या आते हैं संचार में, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ध्यान रखना, मैंने आपको टीचिंग, ये आपकी कम्युनिकेशन की यूनिट स्टार्ट होने से पहले बताया था कि आपको एकेडमिक के कंपैरिजन में ये दैनिक जीवन में ज़्यादा काम आने वाली है। आपकी आइडेंटिटी जो बनती है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका संचार, कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है। और ये कम्युनिकेशन कहीं से आप खरीद कर नहीं लाने वाले, ये आपको फ्री में मिलता है। किसी के लिए आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपको पे नहीं करना होता है, और ये आपकी आइडेंटिटी बिल्डअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। क्या क्या बैरियर है बेटा, इनका डिस्कस करते हैं। थोड़ा अच्छा पोर्शन है दूरी।
अब आपसे मैं ये पूछता हूं अक्सर बच्चों से, जब नेट की परीक्षा होती है, दूरी क्या होती है? तो आप देखोगे कि दूरी के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, मानसिक दूरी, भौतिक दूरी। ठीक है बेटा? तो यहाँ डिस्टेंस की जो बात की है, अगर भौतिक दूरी बढ़ती जाती है तो आपका संचार जो है उसकी प्रभावशीलता कम होती चली जाएगी। अब ये मैंने क्लासरूम टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। अब एक कक्षा में बच्चा है, वो फ्रंट की सीट पे बैठा है और एक आपका बैक में बैठा है, तो बैक वाला देखोगे ये निष्क्रिय हो जाएगा और ये सक्रिय रहेगा। तो आप देखोगे इस तरीके से ये दूरी अगर बढ़ी है तो संचार कम हुआ है, और यहां से आपके कथन कारण भी बन सकते हैं। जो फ्रंट है, फ्रंट सीट पे बैठने वाला बच्चा ज़्यादा सक्रिय होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और बैक बेंचर जो होता है वो पैसिव हो जाता है। तो इस तरीके से दूरी को लेकर के आपका क्वेश्चन बनता है। अब आ जाओ मन की दूरी की बात हम करते हैं। आप देखोगे जब फिल्म की हम बात करते हैं तो आप देखोगे एक सॉन्ग है आपका कि दूरी ना रहे कोई। दूरी का मतलब एक वर्ड होता है आपका मित्रता। जहां आपकी मित्रता अच्छी होगी वहां इनके बीच में कोई दूरी नहीं होती, क्लोज फ्रेंडशिप है। ठीक है? तो यहां दूरी का मतलब यह है कि मानसिक दूरी। ठीक है? तो ये मानसिक दूरी भी ही, जहां मानसिक दूरी ज्यादा होगी वहां संवाद इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह लिए हुए हैं। शोरगुल, समय का अभाव। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम किसी कम्युनिकेशन को कंडक्ट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को प्रॉपर अगर हमने टाइम दिया तो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन प्रभावी होगा। अगर आपने जल्दी में कम्युनिकेशन किया है तो वो समय का अभाव एक बाधा के रूप में संचार में आने वाला है। ठीक है? सपोज दैट आपकी क्लास हो रही है और हमारे पास प्रॉपर टाइम है तो हम इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग करेंगे। बट अगर हमें जल्दी कहीं जाना है तो आप देखोगे हम जल्दी जल्दी आपकी क्लास कर देंगे, तो ये समय का अभाव आपकी बाधा के तौर पे कार्य करता है। ठीक है बेटा? भावनाएं, पदों की स्थिति, सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मतभेद। पदों की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने जब स्टार्ट किया था तो टू मेक कॉमन की बात आई थी, मेक कॉमन। अब पदों की स्थिति में वो कॉमन नहीं है, एक लो पे है, एक आपका हाई पे है। तो जो ये पद की स्थिति है ये आपका कम्युनिकेशन बैरियर जरूर लेके आएगी। आप देखोगे जहां पदों की स्थिति असमान होती है वहां कम्युनिकेशन बैरियर जरूर मिलता है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा इनफॉर्मल सेक्टर का है। आज नई पीढ़ी के बच्चों से अगर हम गांधी जी की बात करें, गांधी जी के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखोगे कि वो गांधी जी को विलन के तौर पे प्रस्तुत करते हैं। इसी ये तो आपकी माइक्रो थ्योरी, मैक्रो थ्योरी है। जब हम गांधी जी की बात करते हैं, अगर आप देखोगे मैक्रो थ्योरी में, माइक्रो में फैमिली की बात करते हैं। फैमिली में जो पिता होता है, पिता की भूमिका जो होती है, पिता की भूमिका को इसी तरीके से उनके बच्चे एक्सप्लेन करते हैं जैसे गांधी जी के बारे में हम एक भारत का नागरिक होने के नाते करते हैं। अगर पिता के डिसीजन आपको समझने हैं तो पिता वाली भूमिका को प्ले करना होगा। अगर गांधी जी के थॉट को समझना है, गांधी जी के मिस्टेक को आपको समझना है, तो मिस्टेक की किन कंडीशंस में ली गई हैं जो हमें मिस्टेक लग रही है, हो सकता है उनके लिए उस टाइम में वो बहुत बड़ा अचीवमेंट रही हो। तो ये बेटा संचार के लिए जरूरी है कि पद की स्थिति हमारी इक्वल हो। ठीक है? आप देखोगे कि कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट कब करती है, जब वो क्लास यानी कि एक स्थिति में रहने वाले लोग हैं, उनके इंटरेस्ट सेम है, हित सेम है, तो उनके थॉट भी सेम होंगे। तो ये बैरियर की कंडीशन है पद की स्थिति। सामाजिक मूल्य और व्यक्तिगत मतभेद, ये सभी आपके संचार में बाधा करने वाले कारक हैं। ठीक है बेटा? योग्यता, अनुभव, भाषा और ज्ञान, ये सब आपके अगर डिफरेंट प्रकार की नॉलेज है तो कम्युनिकेशन बैरियर जरूरी होगा। आप देखोगे भाषा की भी बात करते हैं, क्योंकि भाषा बदलने से, भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हायर एजुकेशन जब आप पढ़ते हो तो त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया है, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है, तो कोठारी कमीशन का हम जिक्र करते हैं। लैंग्वेज की बात करते हैं तो 2020 की जो पॉलिसी है इसमें भी भाषा को लेकर के बात की गई है। भाषा का संचार से क्लोज रिलेशन है। सेम लैंग्वेज में अगर आपकी क्लास चल रही है, अभी आप देखोगे वेस्टर्न यूपी से ज़्यादातर बच्चे हमारे हिंदी भाषी हैं, और हम जब इंग्लिश में इस क्लास को लेकर के आएंगे वो इंग्लिश वाली क्लास नहीं देखेंगे, हिंदी वाली देखेंगे बस, क्योंकि उनकी जिस भाषा में क्लास कक्षा कंडक्ट की गई है उसी में ही इफेक्टिव संचार होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा।
तो भाषा भी अलग अलग होना एक संचार में बाधा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी भी कम्युनिकेशन में बैरियर में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कभी कभी रोल पैदा करती है। भाषा संबंधी बाधाएं, समय अभाव, लिसनिंग। अब बेटा यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग की बात की गई है। एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग सक्रिय श्रोता है और पैसिव लिसनिंग निष्क्रिय है। अब यहाँ से क्लासरूम टीचिंग को लेकर के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जब कम्युनिकेशन कंडक्ट होता है तो अपने स्टूडेंट को सक्रिय रखना टीचर का एक महत्वपूर्ण टास्क होता है। इसलिए आप देखोगे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्लासरूम में बीच बीच में टीचर जो है जोक के तरीके से कभी कभी चीज़ों को प्रेजेंट करता है, जो क्लासरूम के एकेडमिक लेवल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बच्चे को एक्टिव रखना उसका मेन मोटिव है। ठीक है बेटा, तो लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बहुत भौगोलिक दूरी, भावनात्मक धारणाएं और पदोन्नति की भावना, ये आपके सब क्या कहें बेटा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार की बाधाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आपका सजेशन टू रिमूव द बैरियर। इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि क्वेश्चन आएगा आपका यथासंभव संचार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत संभावना है यहां से क्वेश्चन बन जाए। कक्ष में शिक्षण के दौरान एग्जाम्पल देता है इनफॉर्मल सेक्टर के। एक टीचर इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल देगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, बट इनफॉर्मल नहीं होना है क्लास में। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। टीचर का क्लासरूम में इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल देने से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम बच्चे को एक सजीव चित्रण उसके सामने हम कर रहे हैं। ठीक है, भाषा, प्रत्यक्ष संचार, पारस्परिक विश्वास, ये बेटा प्लेसिबो इफेक्ट से रिलेटेड है, प्लेसिबो प्रभाव से रिलेटेड है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन टीचिंग को लेकर के है, शिक्षक कैसा होना चाहिए बेटा, आदर्शवादी। आदर्शवादी शिक्षक है और वो बच्चे को कह रहा है ये करना है तो वो फॉलो करता है टीचर को बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। अगर बच्चे के मन में टीचर के प्रति कोई दुराग्रह आ गया, कोई दुराग्रह आया, तो टीचर जो भी बात कह रहा है उसको वो फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने का मतलब ये है कि उसे छानेगा, और छानने का मतलब ये है कि उसे लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो टीचर आदर्शवादी होना चाहिए। टीचर में बच्चे का इतना बिलीव होना चाहिए कि जो शिक्षक कह रहे हैं उसी को हमें फॉलो करना है, तो आपका क्लासरूम टीचिंग अच्छे से होगा। तो ये पारस्परिक विश्वास आपका प्लेसिबो इफेक्ट को लेकर के क्वेश्चन बनाता है। और पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसी रही भावना जाकी तिन देखी उन्मूरत वैसी। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होगा जो सेंडर है उसे हम एक आदर्श मानते हो। अगर वो कोई बात कह रहा है तो वो हमारे लिए एक आदेश के तरीके से है। तो ये आपका एक सजेशन हो सकता है बैरियर को रिमूव करने के लिए। वेरियस टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये बेटा आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। माध्यम के आधार पर, लिखित के आधार पर, मौखिक, सांकेतिक और नेचर के आधार पर। यहाँ हम जब हम इसको डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन को, मीडियम के आधार पर जब हम डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो 3 प्रकार के आपके कम्युनिकेशन हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाला है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फिर उसका रिमूव होगा। तो माध्यम के आधार पर जब हम कम्युनिकेशन को कैटेगराइज करते हैं तो रिटिन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और सिंबॉलिक वाला कम्युनिकेशन, तो ये 3 प्रकार के कम्युनिकेशन हमने मीडियम के आधार पर कैटेगराइज किए हैं। सेकंड पॉइंट है आपका कैटेगराइज करने का, नेचर के आधार पर। और ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। ऑलरेडी आपकी क्लास में इन चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किन मुद्दों को लेकर के आता है, शिक्षा को लेकर के, नियंत्रण को लेकर के, संचार को लेकर के। ऑलरेडी मैंने पहले जो क्लास की हैं, यहाँ पे पूरी एक टेबल आपकी बनवाई हुई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आंकड़ों को लेकर के,
रॉ मटेरियल को लेकर के, मेमोरी को लेकर के। ऐसे ही एक पॉइंट हमने औपचारिक अनौपचारिक को लेकर के टेबल बनवाई है, किसी दिन दोबारा से रिपीट कर दूंगा, अच्छी टेबल है, वहाँ से वेरियस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ऑलरेडी आपका डिस्कस हो चुका है। डायरेक्शन के आधार पर जो आपकी स्टार्टिंग की क्लास है उसमें मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था बेटा, यहाँ पे क्षैतिज संचार, और ये बेटा ऊर्ध्वाधर डाउनवर्ड और अपवर्ड, और एक यहाँ पे डायगोनल तिर्यक संचार। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि डायगोनल कम्युनिकेशन किस प्रकार का है, और ये LCD की माप, ये ICT का है, किस में मापी जाती है, तिर्यक संचार में। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये आपके डायरेक्शन के आधार पर है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड बेटा। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग और दिया है, आरोही और अवरोही क्रम। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना बेटा। ये आपका क्या है, दिशा के आधार पर जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन है। इसी के पैरेलल एक टॉपिक है मैंने आपको लिखवाया था, सोशल मोबिलिटी। ठीक है बेटा, मोबिलिटी में भी यही चीजें हमारी दी गई हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब आपको बेटा इसमें इंटरेस्ट तो क्रिएट हो रहा होगा, ये मुझे पूरी संभावना है, और यूनिट की अपेक्षा में इसमें आपको इंटरेस्ट बना रहता है। नेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से उठाए गए हैं। संचार जब हम करते हैं तो हाव भाव का भी यूज करते हैं। हाव भाव में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज करते हैं, आँखों का भी प्रयोग होता है, हाथों का भी होता है, सेंस का भी होता है, इशारों का भी प्रयोग होता है। तो इस आधार पर आपके मेहरबियाँ एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि शब्द संचार में केवल 7% रोल प्ले करता है। सामान्य तौर पे अगर किसी स्टूडेंट से बात की जाए तो वो शब्दों का ही खेल बताता है संचार को, बट यहाँ पे इन्होंने कहा है 7% रोल प्ले करेगा। शब्दों के लहजे आपके 38% रोल प्ले करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज आपकी 55% रोल प्ले करती है। अब आप देखोगे कि किसी भी बच्चे को जब आप बुलाते हो तो आपका जो लहजा है वो रोल प्ले करेगा कि बच्चा आएगा या नहीं आएगा। आप बच्चे को प्यार से बुला रहे हो तो बच्चा तुरंत समझ जाता है कि आपके पास चॉकलेट है। अगर थोड़ा लाउडली आपने बुलाया तो समझ जाता है कि आपने कोई मिस्टेक की और अब आपकी पिटाई होने वाली है, तो वो नहीं आएगा। तो ये बेटा ये क्या है, ये आपका भाव है, इसमें बॉडी लैंग्वेज है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेहरबियाँ आपके विचारक हैं जिन्होंने कैटेगराइज किया है, और यहाँ पे आप देखोगे इनके जो बॉडी लैंग्वेज है बेटा, ये मिसप्रिंट हुआ है। अपीयरेंस, टच, प्रोक्सिमिटी। कुकोनिक्स वर्ड क्या है, शरीर की भाषा की व्याख्या, ये वर्ड पूछे जाते हैं बेटा, और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है। शरीर की भाषा की व्याख्या, किसी सिचुएशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है। जब आप नर्वस होते हैं, अपने गाइड के सामने जाओगे, JRF ले रहे हैं, PhD, तो ऐसे रहोगे, तो आप देखोगे वहाँ आप हेजिटेट हो रहे हो, कहीं इस सिचुएशन में आप ऐसे रहते हो। तो बॉडी के अपीयरेंस आपकी मनोस्थिति को क्या एक्सप्लेन करती है, मनोदैहिक, साइको मोटिव। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी मन की स्थिति को बता देती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, शरीर की भाषा की व्याख्या कुकोनिक्स में करते हैं। पैरालिंग्विस्टिक, शब्द कैसे कहे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओकुलिक्स में संचार में नेत्रों पलकों का प्रयोग, बेटा ये वो पॉइंट है जहां पे एक बार बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। प्रोक्सिमिक्स, निकट कुर्सी पर बैठने वाले से संबंध। अब आप देखोगे कि जब कोई रैली होती है तो अमित शाह मोदी जी के पास बैठते हैं, यानी कि उनके बहुत क्लोज रिलेशन है। पास में बैठने वाले से क्या संदेश जाता है। आप अगर किसी सभा में जाओ तो आपको कोई बुला करके अपने पास बैठाए तो ऑडियंस समझ लेंगे कि इन दोनों के बहुत क्लोज रिलेशन है। इसलिए आप देखोगे जब किसी के घर पे आप जाते हो और उनका देखोगे कि किसी के साथ फोटो लगा हुआ है, तो वो ये इफेक्ट डाल रहा है कि इनके इस पर्सन से, इस मिनिस्टर से, इस राजनेता से बहुत घनिष्ठ रिलेशन होने वाले हैं। इसीलिए हम देखोगे जब कभी CM योगी मेरठ आते हैं या किसी भी शहर में कोई बड़ा नेता आता है तो लोग बाग सेल्फी लेने के लिए लग जाते हैं, और वो उसे बड़ा स्क्रीन
में छपवा करके अपने घर लगवाते हैं, तो एक मैसेज जाता है कि इनका इस नेता से बहुत अच्छा संबंध है। तो इफेक्ट छोड़ने के लिए बेटा ये प्रोक्सिमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, हैपेटिक्स स्पर्श करना। अब ध्यान रखना बेटा, डेली लाइफ में आप सफ़र करते हैं, सफ़र करने के दौरान आपके टच बहुत होता है, शरीर का टच होता है। अब वो टच को आप आसानी से पहचान लेते हैं वो इंटेंशनली है या बाय मिस्टेक हुआ है। टच करने में आप देखोगे कि एक पिता अपनी छोटी बच्ची को नहला रहा है, वो भी टच कर रहा है, वाइफ से भी टच करता है, और दादी के पैर छूना भी टच है। तो इस टच का जो अध्ययन किया जाता है, जो हैपेटिक्स है, इसके अंदर किया जाता है। स्पर्श करना, क्या स्पर्श करने से हमारा क्या कम्युनिकेट हम करना चाह रहे हैं, ये हैपेटिक्स है। ठीक है बेटा, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं, इन टर्मों को आपको जरूर याद कर लेना है। PYQ जब आपको कराऊंगा तब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स, संचार वस्तुओं आदि का प्रयोग करना। अब ध्यान रखना कि कोई बच्चा है बड़ा मोटा सा है तो उसका नाम लड्डू रख देते हैं। नाम के जो नाम रखा गया है वो भी हमारी जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसको लेकर के रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव, संचार में वस्तु आदि का प्रयोग। चारोनोमिक्स, किस समय पर क्या बात कही गई है। एक दोहा कहा जाता है कि बच्चा 1-1.5 साल का बोलना सीख लेता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी उम्र ये पता नहीं चलती किसी स्थान पर क्या बात कहनी है। ध्यान रखना बेटा, ये भी एक कला है। अधिकतर व्यक्ति जब शादी की बात आएगी तो किसी के मरने का जिक्र करने लगेंगे, तो वो स्थान उपयुक्त नहीं है उन बातों के लिए। जब आप किसी को शमशान घाट लेकर के जा रहे हैं जलाने के लिए, वहाँ शादी ब्याह की बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं वहाँ पे, तो वो व्यवहार वहाँ उपयुक्त नहीं है। तो बहुत कम लोग समाज में ऐसे होते हैं कि किस समय पर क्या बात कही गई है। ये भी एक पूरा मैनेजमेंट है और विज्ञान है, और अच्छे विद्वान लोगों में ये कैपेसिटी होती है कि कहाँ पर क्या बात कहनी है। ये समझदारी बहुत कम लोगों में सोसाइटी में देखने को मिलती है। ऑफ्लुएटिक्स, गंध महक आदि का प्रयोग। आप देखोगे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी की जब हम बात करें, जो हमारी बुआ दादी होती थी, उनके नाम किस प्रकार के होते थे। बहुत जोकिंग टाइप है बेटा। आज बच्चा अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसी दौरान हम इंटरनेट पे नाम सर्च करना शुरू कर देते हैं। कौन रखता है? ज़्यादातर देखोगे कि ससुराल पक्ष के लोग नाम रखते हैं। पहले कौन रखती थी? बुआ रखती थी। पहले नाम रखने का मतलब ये था, आप देखोगे कि पुराने लोगों के नाम ले गएंगे तो आप यहाँ हंसने लगोगे। ठीक है, तो किसी लड़की का नाम है सुगंधा। सुगंधा का मतलब यहाँ पे की है, इससे लिया गया है वो। ठीक है, मुस्कान, खुशी, ये नाम रखे जाते थे। और ये बेटा इसमें है कि उनका जो पर्सनालिटी है उस नाम से मैच करती हुई है, तो ऐसे नाम रखे जाते थे। इसका हम अध्ययन करते हैं बेटा ऑफ्लेटिक्स में। गैस्ट्रिक्स, स्वाद का प्रयोग। जैसे आप देखोगे कि ये बड़े कड़वे बोल बोलता है। कड़वे बोल कभी कड़वे हुए हैं, पर हमने वहाँ पे उन शब्दों की तुलना कड़वे से लगाई है। तो हम संचार में किस में क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, ये आपके नेट JRF की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें नहीं छोड़नी है, जो आपके क्वेश्चन होंगे। PYQ बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं यहाँ कराने वाला हूँ। 400 के आसपास आपके क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को यहाँ आपको मिलने वाले हैं। जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन पे करके आप ऐप में क्लास ले रहे हो, जो भी क्वेरी है आप संडे के दिन फिजिकली आप विजिट कर सकते हो, आ सकते हो, अपने सभी क्वेश्चन करा लेना यहाँ पे। इससे बढ़िया क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की और किसी भी जगह आपको नहीं मिलने वाली है, मैंने देख लिया है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, स्टाइल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये आपके कराई दिया है मैंने आपको। स्मूथ कम्युनिकेशन, निर्विघ्न संचार, परमानेंट रिकॉर्ड, इंक्रीज इफिशियंसी, दक्षता में वृद्धि करते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, कोऑर्डिनेट, समन्वय, विश्वसनीयता, स्मूथ इंफॉर्मेशन। अब आप देखोगे विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जो पिछली बार जो मैंने डिस्कस किया था प्लेसिबो इफेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो संचार कर रहा है उस पर हमें कितना विश्वास है, उसकी बातों पर हम इतना ही विश्वास करेंगे। और संचार को इफेक्टिव तभी होगा जब हम सोर्स पर को रिलायबल मानते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। अनौपचारिक संचार प्रणाली कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। निंदा रस, अगर इस संसार में देखें तो निंदा रस सबसे बड़ा रस है। ये हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब क्लास आप कर रहे हो तो अब आपकी फॉर्मल क्लास चल रही है, इसके बाद जो गॉसिप आपका चलेगा वो निंदा रस यानी कि इनफॉर्मल में आएगा बेटा आपका। ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मुख्य रूप से आमने सामने वार्तालाप शरीर के हाव भाव, बॉडी मूवमेंट से होता है। अक्सर आप देखना कि जब कुछ लोग फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन ऐसे लगाया और ऐसे ऐसे अपनी बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कम्युनिकेशन जो हुआ है, जब वो बंदा मोबाइल में बात करता है
तो आप देखोगे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, लड़ते समय देखना वो ऐसे यूं मूवमेंट कर रहा है फोन पे बात करते हुए, तो ये बॉडी लैंग्वेज उसके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। नियम और निश्चित दिशा के अभाव में अनौपचारिक संवाद संचार से विकृत होने की संभावना है। इसे मूल संदेह अपने सही अर्थ को खो बैठता है। इसे हम ग्रेप वाइन, वो ही आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाले को अलग लैंग्वेज दे करके यहाँ दिया गया है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये बेटा मैंने आपको करा दिए हैं। तिर्यक संचार इजीली मैंने आपको समझा दिया है। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये जिक्र करने की बात की है, ये भौतिक विभाग का एचओडी और ये केमिस्ट्री का है। जब ये इसके चपरासी को डायरेक्ट ऑर्डर देता है तो इस प्रकार का संचार क्या कहलाएगा? तिर्यक संचार या डायगोनल। और जब ये आईसीटी में जाएगी बेटा तो यहाँ पे एलसीडी की माप, एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की माप किस में होती है? डायगोनल में। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार बना हुआ है बेटा। चलते हैं आगे बेटा इसमें। क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये मॉडल की क्लास में आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इजीली आप समझ जाओगे। थोड़ी मेहनत तो रहेगी आपकी, बट मॉडल की एक अलग क्लास में आपको लेकर के यहाँ आऊँगा। इसे छोड़ देना है बेटा अभी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बैरियर की जब आती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइज, फिजिकल डिस्टेंस, पावर स्ट्रक्चर, पोस्चर, पोस्चर की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा। आपके बैठने का तरीका क्लासरूम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरा सजेशन ये है कि जब आप नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं तो जो प्रैक्टिस आप करते हैं, अभ्यास जो करते हैं, इस अभ्यास को उसी दशाओं में करो जिस दशाओं में आप क्या दे रहे हो? एग्जाम देते हैं, वो ही दशाएं होनी चाहिए। अब समस्या कहाँ आती है? जब वो बच्चे हमारे पैरा वाला एक पोर्शन है आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला जो है पैराग्राफ, कहाँ कर रहे हैं? पेपर पर। अब वहाँ पे आपका पैराग्राफ आ गया ऑनलाइन। अब आपसे ये नहीं होने वाला है क्योंकि कंडीशंस आपकी चेंज हो गई हैं। आप जिन कंडीशंस में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसी कंडीशंस में अगर आपकी तैयारी होगी तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा साइकोमोटिव भी, और वहाँ रिजल्ट बेहतर आएगा जो आपने तैयारी का पैटर्न है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे किया है। तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोस्चर आपकी क्लास में बैठने का तरीका आपके ध्यान को, आपके अट्रैक्शन को, आपकी सक्रिय सुनने की क्षमता को बता देता है। जो बच्चे क्लास में ऐसे बैठ करके सोने लगते हैं तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो टीचर इजीली पहचान लेता है कि कोई बच्चा किस अलर्टनेस पे है। तो ये आपके क्या है? सिग्नल है बेटा, किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर, कंपीटिंग स्टिमुलाई, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और रिसीवर इन्फॉर्मेटरी विद मीडियम। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आपका एग्ज़ाम होगा, ये थोड़ी इनफॉर्मल बात है, तो जो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस है इसके कारण आपके 3 से 8 क्वेश्चन, ये एक सभी बच्चों के लिए एक परिधि है, जितने क्वेश्चन आप वहाँ गलत कर देते हो किसके कारण? भय के कारण। भय जितना बढ़ेगा उतना ही ज्ञान आपका कम हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा। आपकी नॉलेज उतनी ही कम हो जाएगी जितना आपके माइंड पे स्ट्रेस काम करेगा। जो हम अपने यहाँ आपके एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट कंडक्ट करा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेज वालों के लिए, उसका कारण ये है कि हम उनको उन्हीं दशाओं को क्रिएट करके आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं जिस दशाओं में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितना यहाँ पे सबसे कम है इसका क्रिएट होने का, तो आप देखोगे बच्चों में जो नॉलेज है, जब हम अक्सर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम की एक कल्चर होती है, वहाँ बच्चा स्ट्रेस में होता है। अक्सर देखना OMR सीट भरते समय जब आपका फिजिकली एग्ज़ाम होता है, गलती करते हैं, गलती होने के बाद उस गलती पे बच्चे का फोकस चला जाता है और वो जितने 100-150 क्वेश्चन करने वाला है हर क्वेश्चन में सोचता है मेरी तो OMR गलत होगी, मूल्यांकन होगा नहीं होगा, तो वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया। जितना डिस्टर्बेंस हो गया नॉलेज कम हो जाएगी। तो आप देखोगे इसी भय को कम करने के लिए उन्हीं दशाओं में हम यहाँ पे उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। हर एक बच्चे के प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा यहाँ मिलता है कि एक ऑर्डिनरी एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम बदल जाता है, उसे कोई भय नहीं है वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रक्रिया से वो गुजर चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडल कराने वाला हूँ, पूरे सिलेबस को
वन बाय वन यहाँ कराने वाले हैं। आपकी 2, 3, 4 जितनी भी क्लासेज होंगी, कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको करना है। अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सारी यूनिट्स अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा